गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को अनुसर का प्यार भरा नमस्कार। और जैसा कि हम लोग 2-3 दिन से एक्चुअल में नेट बंद होने की वजह से दिक्कत थी, नेट नहीं चल रहा था, इसी वजह से आपसे मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। बाकी सभी लोग आ गए हैं, लाइन पर आ जाइए जितने भी लोग हैं। और जो भी हम लोग आज गैसेस स्टेट का छोटा सा टॉपिक छूट गया था, वो पूरा नहीं हुआ था नेट प्रॉब्लम की वजह से, तो आज इसको कंप्लीट करते हैं। टॉपिक एंड हो जाएगा, उसके क्वेश्चन भी करा देंगे। पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी है, पीडीएफ आप जाकर के ऐप पर देख सकते हैं, उन्हें सॉल्व करिएगा। और सॉल्व करने के बाद अब मैंने ग्रुप सेपरेट कर दिया है। ग्रुप में बहुत ज़्यादा लोग जो एक्स्ट्रा थे मैंने सब रिमूव कर दिए हैं। आप उसमें उसी ग्रुप में अपने डाउट डाला करिए, ठीक है। सबसे पहले जैसे आज जो पढ़ाएं या जो भी पीडीएफ सॉल्व करें उसी ग्रुप में डालिए, इधर उधर ग्रुप में डालेंगे तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। उस ग्रुप में हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे और आप इजी वे में क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। एक बात बता दूं, दूसरी चीज आपको बता दूं कि जैसे क्वेश्चन डाला तो सोचो तुरंत आंसर मिल जाएगा, तो फिर भाई साहब मान लीजिए कोई मोटरसाइकिल पे चल रहा होगा, हो सकता कोई कार में बैठा हुआ हो सकता कोई पढ़ा रहा हो सकता कोई बिजी हो कहीं, तो उस केस में फिर आप परेशान नहीं होएगा। मैंने ग्रुप का जो लिंक है वो आपके इसी एरोमा टारगेट बैच के अनाउंसमेंट में डाल दिया है, उस पर जुड़ जाइएगा। न जुड़ पा रहे हो तो मुझे सेपरेट मैसेज कर दीजिए कि सर हमें अपना पहले नाम और कौन सा बैच लिया है वो नीचे बैच, और हमें प्लीज ऐड मी इन द ग्रुप, हम आपको ऐड कर देंगे। ये नहीं कि ऐड मी द ग्रुप मुझे पता ही नहीं लग पा रहा कि कौन सा ग्रुप है ना। चलो, जो भी नहीं ऐड हो पा रहे हैं मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको जोड़ दूंगा। परेशान आपको नहीं होना है किसी भी तरीके से, ठीक है। नहीं मतलब बार बार आप कहो कि सर हम ऐड नहीं हो पा रहे हैं, ये तो समस्याएं नेट की हो सकती है, कोई चीज दिक्कत हो। हेलो 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 जी रश्मि जी बताइए, जी रश्मि जी बताइए। क्या हालचाल है, ठीक है? ठीक है सर, नमस्ते सर। नमस्ते। चलिए, और कुछ पूछना है? नहीं सर, गलती से ऑन हो गया था। अरे गलती मत करिए जी सर, जी सर। ठीक ठीक। तो ऐसा है कि सभी लोग अपने जितने भी डाउट हुआ करें बिल्कुल बेफिक्र होकर डालिए आप, हम उसका जवाब शाम तक जैसे ही मैं फ्री होऊंगा बैठूंगा सॉल्व करूंगा, फोटो खींच के आपको आंसर भी भेज दूंगा। इसलिए आपको बहुत दिक्कत नहीं होने वाली, आपको मैं किसी भी तरीके से नहीं होने दूंगा। वही हमारा सिस्टम रहेगा। सैटरडे को टेस्ट आपका सेपरेट रहेगा, संडे हमारा जैसा चलता है, मतलब कोई शेड्यूल में कोई चेंज नहीं है अभी। और ज़्यादा से ज़्यादा जितने टफेस्ट टॉपिक हैं वो कवरेज हम पहले करेंगे और अपने हिसाब से सेटल करेंगे। एमपी पीजीटी का भी ख्याल रखना है, और क्योंकि एमपी पीजीटी एग्जाम आने ही वाला है, लगभग सितंबर अक्टूबर में हो ही जाएगा, वो भी सितंबर अक्टूबर मान के चलिए कि होना उसका तय है। यूपी पीजीटी की संभावना भी वही अक्टूबर के आसपास लग रही है, ठीक है। इन केस इधर उधर एग्जाम होता है तो इसलिए मैंने बैच की वैलिडिटी 31 दिसंबर रख दी है, और 31 दिसंबर तक आप हमारे इस बैच पर रहेंगे किसी भी तरीके से, मतलब चाहे एग्जाम पहले हो या एग्जाम नवंबर में हो, इसलिए मैंने वैलिडिटी बढ़ा करके पहले से रखी, जिससे बार बार आप हमें किसी भी तरीके से ये ना कह पाए कि सर हमारी वैलिडिटी कम हो गई या बढ़ा दीजिए, ये सिचुएशन पैदा नहीं होगी, ठीक है। आपकी तैयारी भरपूर हो जाएगी। तो आज हम लोग गैसेस स्टेट का जो बचा हुआ पार्ट है पहले तो उसको कवरेज करेंगे, और उसको कवर करने के बाद जो है फिर हम लोग बात करेंगे आपसे कुछ क्वेश्चंस की एमसीक्यूज पर बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि हम लोग जो है कौन कौन से क्वेश्चन। तबस्सुम, ऐप पर क्वेश्चंस नहीं पूछना है आपको, ऐप पर क्वेश्चंस नहीं पूछना है तबस्सुम। क्वेश्चन आपको पूछना है व्हाट्सएप ग्रुप पर। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, जैसे मैंने कुछ कराऊंगा या फिर आप कुछ अपने आप सॉल्व करेंगी पीडीएफ के थ्रू, अगर वो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएंगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जिसमें जुड़ी हैं टारगेट बैच में, उसी में वो क्वेश्चन फोटो खींच के डाल दीजिए या पेन से लिख करके भेज दीजिए। तो हम उसको, या हमारे अलावा भी इनमें से किसी को आएगा, शिवानी है, लुबना है, बाकी जो भी है वो सब सॉल्व कर देंगे इसको। तो अगर नहीं होगा तो मैं करूंगा, है ना। देखिए हम लोगों का एक टॉपिक छूटा हुआ था, इतना ये आपको बता देता हूँ, ये वाला टॉपिक छूटा हुआ था। सबसे पहले मैंने ला करके यहीं पर हम एंड हो गए थे, और इसके बाद हम नहीं पढ़ा पाए क्योंकि कुछ इंटरनेट की अव्यवस्था रही, और वो पूरे जिले में रही, मेरी पर्टिकुलर नहीं थी, ठीक है ना।
तो हमने आपको बताया था डिग्री ऑफ फ्रीडम पर एक क्वेश्चन झारखंड पीजीटी पे भी लगभग पूछ लिया जाता है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम को लेकर के जो है वो एमपी पीजीटी में भी गैसेस स्टेट टॉपिक है, पूछा जा सकता है। और दूसरी चीज आपको ये बता दूं कि यूपी पीजीटी में तो खूब कस के पूछते हैं, कोई मतलब इफ और बट का क्वेश्चन चलता ही नहीं है। स्क्रीन शायद आपको एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर दिख रही होगी, जहां तक मुझे अनुमान है। मैंने शेयर कर दी है स्क्रीन। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये तैयार होता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वो चीज मैं जरा पहले आपसे 10 मिनट डिस्कशन कर लेता हूँ, उसके बाद में आगे बढ़ता हूँ। तो प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा और सुनते रहिएगा, उसके बाद क्वेश्चन का नंबर लगेगा और एमसीक्यूज में आज आपसे कराऊंगा, ठीक है। और जैसा भी होगा बताइएगा, कोई समस्या हो तब भी बताइएगा। देखिए सबसे पहले मैंने बताया था कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब ये होता है कि मॉलिक्यूल कितना फ्री है अपने आप को उस पर्टिकुलर एरिया में रोटेट करवाने के लिए, वो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम के नाम से जाना जाता है। दूसरी चीज ये है कि अगर मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है तो वो कितनी तरीके की डिग्री ऑफ फ्रीडम शो करता है, तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है कि वो कितनी तरीके की डिग्री ऑफ फ्रीडम शो करेगा। आपको सामने दिखाई दे रहा होगा कि 3 तरीके की डिग्री ऑफ फ्रीडम वो शो करेगा। पहली होगी ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, दूसरी होगी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तीसरी होगी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, और जिनका रिप्रेजेंटेशन भी आपको करके दिखा दिया कि इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट भी करेंगे, वो भी आपको सामने हमने लिख दिया है। जैसे ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को एनटीआर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरीके से रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को एनआरओटी से रिप्रेजेंट करते हैं, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को एन वाइब्रेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। ये चीज है, ध्यान दीजिए। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। ये सबसे नंबर 1 पहला हेडिंग हमारे पास में आ जाता है। पहला क्या है, फर्स्ट पॉइंट है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये बताइए कोई भी मॉलिक्यूल है ना, एटम्स पॉसेस ओनली ट्रांजिशनल डिग्री। जब कोई एटम है तो केवल ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ रोटेशन शो करेगा, डिग्री ऑफ मोशन शो करेगा। वो अलोंग द एक्स एक्सिस भी हो सकता है, पीछे डायग्राम में मैंने दिखाया हुआ भी है। ये इधर भी जा सकता है, ये नीचे वाला एरो बता रहा है ये इधर भी जा सकता है, ये इधर भी जा सकता है, यानी एक्स एक्सिस पर भी भाग सकता है। ये जैसे कि अगर आप एक बॉल पकड़ लो, लुढ़काते हुए इधर लिए चले जाओ, फिर इधर लिए चले आओ, ऐसे लिए चले जाओ, फिर ऐसे लिए चले आओ, मतलब बॉल जो है वो इस तरीके से इधर भी मूव कर सकती है, इस तरीके से यहाँ पर भी आ सकती है। बॉल यहाँ से यहाँ पर भी आ सकती है, बॉल यहाँ से यहाँ पर भी आ सकती है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं तबस्सुम, वो हमेशा कौन सी, वो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ यानी फ्रीडम रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और आपको यहाँ पता है कि 3 तरीके के ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो भी सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं वो भी आपको पता है कि एक एक्स एक्सिस पे हो सकता है, एक वाई पे हो सकता है और एक जेड एक्सिस पर हो सकता है। ये बात आपको ऑलरेडी पता है सभी को, आप मुझे नहीं सभी को पता है, ध्यान दीजिए, इस पे नोटिस करिए इस चीज को। और अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसी के लिए हम ये भी जान लेते हैं अच्छे से कि आखिरकार जो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो क्या होता है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और होता क्या है। दोनों बातें हैं, क्या होता है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इस चीज पर ध्यान देना पड़ेगा हमें। चलिए मैसेज करके बताइए क्या मेरी वॉइस आ रही है, स्क्रीन आ रही है। मैसेज करके बताइए क्या स्क्रीन आ रही है, वॉइस आ रही है। जी बोलिए जरा एक बार, वॉइस इज क्लियर और नॉट। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, ठीक है, मुझे लगा कि मैं जिंदा हूं या नहीं पता लग जाए। देखिए अब क्या है, दूसरा ट्रांसलेट रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब रोटेशन करना, मॉलिक्यूल कितना रोटेट कर सकता है और कहाँ रोटेट कर सकता है। तो मैंने यहाँ लिखा है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल लाइंग अलोंग द एक्स एक्सिस कैन अंडरगो ओनली रोटेशन। अब रोटेशन के लिए मैंने डायग्राम बनाया है, जरा ध्यान से देखिए। अब ये मॉलिक्यूल है, ये तो अब आपने देखा होगा ये मॉलिक्यूल ऐसे भी रोटेट कर सकता है, ये मॉलिक्यूल इस पर भी, मतलब चाहे जैसे मैंने एरो से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की कि रोटेशन रोटेशन किस डायरेक्शन में होगा, वो चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जितने भी मॉलिक्यूल, आपको परेशान इसलिए नहीं होना है
कि एक पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख दिया है जो इम्पोर्टेंट है कि एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के पास में 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। कितने होंगे? 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। अब ये 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में कौन कौन से हैं? अगर लीनियर मॉलिक्यूल है ना, लीनियर मॉलिक्यूल का मतलब जिसकी शेप लीनियर है, जैसे CO2 है, C2H2 है, इसके 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आएंगे। अभी समझाऊंगा, अभी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी समझाऊंगा, इसलिए बिल्कुल पेशेंस बनाए रखिएगा। क्योंकि रोटेशनल मोशन इज सिमिलर टू दैट ऑफ द डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी कि जो लीनियर मॉलिक्यूल होते हैं उनका जो डिग्री ऑफ रोटेशन है वो सेम रहता है एज दैट ऑफ द डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल में जैसे चाहे H2O हो, बेंट होता है, ये भी बेंट होता है, टेट्राहेड्रल होता है, बेंजीन का हेक्सागोनल होता है, इनकी भी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाली जाती है, तो डिग्री ऑफ रोटेशन मतलब फ्रीडम रोटेशन वो अबाउट द 3 कार्टेशियन एक्सेस होता है। अब कौन कौन सा हो सकता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये मैंने वाटर मॉलिक्यूल लिया है, जरा यहाँ नजर दौड़ाओ आप सब लोग, ये मैंने वाटर मॉलिक्यूल लिया है जिसमें बीच में आपने ऑक्सीजन को बैठे हुए देखा, ये ऑक्सीजन है, इसका हाइड्रोजन नीचे लटक रहा है, इसका हाइड्रोजन नीचे लटक रहा है। अब आप इसे कैसे घुमा सकते हो? एक तो वाई एक्सिस पे घुमा सकते हो, एक जेड एक्सिस पे घुमा सकते हो, और एक आप एक्स वाई और जेड, हाँ तीनों एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर, जेड एक्सिस पर आप रोटेट करवा सकते हो। तो रोटेशन ऑफ द जो आपको दिख रहा है ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, मतलब H2O कैसा है? ट्राई एटॉमिक। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कैसा होगा? जिसमें 2 ही एटम होंगे। अब 2 एटम की तो पॉसिबिलिटी केवल यही हो सकती है कि हम तो या तो इधर रोटेट करा लें या फिर एक्स पे करा लें या वाई पे करा लें, लेकिन जो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा, और ट्राई एटॉमिक में भी अगर नॉन लीनियर हुआ तो फिर रोटेशन यही 2 तरीके के पॉसिबल है, दूसरे रोटेशन पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर हम वाइब्रेशनल के तीनों के साथ भी कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल घबराना नहीं, जब कैलकुलेशन ना समझ में आए तब बताना। जैसे मान लीजिए वाइब्रेट का मतलब क्या हुआ? स्प्रिंग है, स्प्रिंग को खींचिए, ले जाइए, छोड़ दीजिए, तो फिर ये तो पॉसिबिलिटी एक ही हो सकता है कि ये अलोंग द एक्सिस हो, ये अलोंग द एक्सिस ही हो सकता है, दूसरा तरीका ही नहीं है। कोई ऐसा नहीं हो सकता कि तुम स्प्रिंग खींचो गोले में घूम जाए, संभावना नहीं है, स्प्रिंग सीधी ही होगी। अब तुम उसे पाइप में डाल के गोल कर दो वो तो एक बात अलग होगी, लेकिन स्प्रिंग के अंदर एक ही पॉसिबिलिटी, वाइब्रेट करे, खींचेगी, यानी कि एक्सटेंड होगी फिर पास में आ जाएगी, एक्सटेंड होगी फिर पास में आ जाएगी। तो ये कंडीशन होती कि यहाँ पर हमने M1 मास लगाया या M2 मास लगा के, हैवी मास लगा खींचा और छोड़ दिया, वापस इसी पे आ गया। तो ये जितने भी वाइब्रेशन है ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के दिखाया गया, एक एटम ये दिखाया गया और दूसरा एटम थोड़ा बड़ा या चेंज दिखा दिया, डिफरेंट एटम्स की वजह से छोटे बड़े हमने दिखाए हुए। अब मन में क्वेश्चन आपके ये चल रहा है कि सर पेपर में हम निकालेंगे क्या? आपने जो बातें बताई हैं, मतलब 3 रोटेशन बताया आपने, नंबर 1 आपने सबसे पहले बताया कि जो है ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ मोशन होता है, दूसरा रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, तीसरा आपने बताया कि भैया वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। तो टोटल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होते हैं ये कितने होते हैं? ये टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n आते हैं। कितने आते हैं? 3n आएंगे। इनको निकालने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया जो सबसे बढ़िया उदाहरण बन सकता था, जैसे हीलियम। अब ये बताओ हीलियम मोनो एटॉमिक है कि डाई एटॉमिक? जल्दी लिख के बताओ, हीलियम मोनो एटॉमिक है कि डाई एटॉमिक? पहले एक बात क्लियर कर दूं फिर आगे बढ़ो। हीलियम मोनो एटॉमिक है डाई एटॉमिक? जल्दी बोलिए फटाफट, एको सेकंड का आंसर नहीं है, बिल्कुल आप फट से आंसर निकाल देंगे, जरो देर नहीं लगेगी आपको। बताएं जल्दी। मोनो एटॉमिक है। अब ये मोनो एटॉमिक, हाइड्रोजन आपको दिख रहा होगा डाई एटॉमिक है, HCl आपको दिख रहा होगा कि ये डाई एटॉमिक है, वाटर आपको ट्राई एटॉमिक दिख रहा होगा। मतलब मैंने जो n लिख रखा है ये सब नंबर ऑफ एटम्स की बातें चल रही हैं कि यहाँ पर कौन मोनो एटॉमिक है कौन डाई एटॉमिक है। जो मैं रेड कलर से अंडरलाइन कर रहा हूँ ये आपको पता हो जाना चाहिए किस कैटेगरी में वो आता है। तो अब आपको पता वाटर कैसा है? ट्राई एटॉमिक है। CO2 कैसा है? ट्राई एटॉमिक है। ये अनमोल क्लियर हो रहे राजेश जी? ये बात समझ में आ रही? संजय, राजेश, खेमराज जी, स्वाति, तबस्सुम, सपना, शिवानी, लुबना, जितने लोग हैं इस पे ये सब बताएं कि इनमें कोई डाउट कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। कि पहले एक लाइन क्लियर कर ले फिर दूसरी क्लियर करते हैं। चलो अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि जो हीलियम है, हीलियम केवल ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम शो करेगा, दूसरी नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने पहले ही पॉइंट पर लिखा हुआ है, पहले ही पॉइंट पर लिखा हुआ है ऑल एटम्स
एटम्स पजेस ओनली, अंडरलाइन कर देता हूँ, एटम्स जो एटम्स होते हैं मोनो एटॉमिक होते हैं वो हमेशा ट्रांसलेशन ही शो करेंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ देखो कि ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो सकते हैं, क्योंकि एक एक्स एक्सिस पे होगा, एक वाई पे होगा, एक जेड पे होगा। इसमें ना तो रोटेशनल होगा ना ही वाइब्रेशनल होगा। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, परेशान इसमें नहीं होना पड़ेगा। ठीक है कि मोनो एटॉमिक हमेशा ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ही शो करेंगे, एक एक्स एक्सिस पे करेगा, एक वाई पे करेगा, एक जेड पे करेगा, मतलब ओवरऑल 3 ही डिग्री ऑफ फ्रीडम वो शो करेंगे। और फार्मूला आपको पता होना चाहिए, 3n होता है, नंबर ऑफ एटम कितना 1 है, तो यहाँ 3 इंटू 1 कर दो, टोटल आपका 3 आंसर वैसे भी आ जाएगा। अब क्या करना है कि अगर मान लीजिए हाइड्रोजन H2 है तो H2 को हम डाइएटॉमिक बोल सकते हैं। अब डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल में जो डिग्री ऑफ रोटेशन यानी रोटेशन ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसे आप बोलते हो, ये यहाँ पर कितनी आएगी, 3 आएगी। अब आप कहोगे सर ये 3 कितनी, जितने भी डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं जो लीनियर होते हैं, है ना, लीनियर का मतलब होता है कि सिंपल वे में बने हो, उनमें हमेशा 3 और नॉन लीनियर में भी 3 होता है, चाहे वो डाई हो या ट्राई हो। ठीक, तो यहाँ पर देखो मैंने 3 लिख रखा है, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर सब जगह 3। अब आप कहोगे सर ये 3 क्यों लिखा आपने, भाई आपके पास जवाब ये क्वेश्चन यही होगा कि सर आपने हर जगह 3 क्यों लिख दिया, ऐसे तो हम भी रट लेंगे, तो रटो मत। एक्सेस जो रोटेशन की हो सकती है वो 3 ही संभव है, जैसे कि एक एक्स एक्सेस हो सकती है, एक वाई हो सकती है, एक जेड हो सकती है। इसीलिए मैंने रोटेशन 3 ही लिखे हुए हैं, यहाँ 4 नहीं लिखे हुए हैं। ठीक है ना, तो इसलिए रोटेशन एक्सिस पर ही होगा, वो आप पीछे भी नोट कर सकते हो, ये एक्सिस पर मैंने दिखाया है। 1 2 3 कैसे भी करोगे 3 पर ही आएगी, तो यहाँ पर तो आप 3 ही लिखेंगे। ठीक है, एक बात आप नोट कर लीजिए। अब रोटेशन हमेशा जब मॉलिक्यूल डिस्टर्ब हो जाएगा तभी वेरी करेगा, उससे पहले वेरी नहीं करेगा, जैसे कि CO2 के केस में वेरिएशन आएगा। अभी मैं आपको ये बताऊंगा ऐसा यहाँ पर क्यों हुआ, ऐसा यहाँ पर क्यों हुआ। तो सबसे पहले मैं रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम पर चलता हूँ। नंबर 1 देखिए, हीलियम में तो 0 चला गया। अब आया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन केवल 2 ही पॉसिबिलिटी है, 2 ही रोटेशन शो कर सकता है ना। और इसके बाद रोटेशन डिग्री, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम HCl की कितनी होंगी, 2 होंगी। अब H2O की रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगी। ये कैसा है, नॉन लीनियर है, सुनना ध्यान से, नॉन लीनियर है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 शो करेगा। मैं पीछे डायग्राम में आपको दिखाऊंगा कैसे शो करेगा, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 कैसे शो करेगा। देखो, एक तो इस एक्सिस पे आप पकड़िए से घुमा दीजिए, यानी इस हिस्से को इधर ले जाइए और इस हिस्से को इधर ले आइए, तो एक तो इस एक्सिस पर होगा, दूसरा इस वाले एक्सिस पे, तीनों एक्सिस पे एक राउंड मैंने घुमाया हुआ है, एक इस पे भी घूम सकता है, एक इस पे भी घूम सकता है, एक इस पे भी घूम सकता है। जैसे पकड़ो, जैसे अपनी उंगलियां दो बाइफरकेट कर लो, ऐसी उंगलियां दो, जैसे वी बना लो, उल्टा वी बना के उंगलियों को और नीचे के हाथ से पकड़ के घुमा दो, तो ये तीनों एक्सिस पर घूमने को तैयार हो जाएंगी। ये बात आप ध्यान रखिए, उसी तरीके से हमने निकाला हुआ है क्या डिग्री ऑफ रोटेशन जो है वो 3 आएगा। अभी न्यूमेरिकल कराने के बाद आपको छोटी सी ट्रिक भी बता दूंगा। उसके बाद क्या करना है, इसमें हो गई HCl में तो सिंपल 2 ही पॉसिबल हो सकता है क्योंकि लीनियर मॉलिक्यूल है। दूसरी चीज है, इसके लिए फार्मूला याद कर लो, फार्मूला क्या है, 3n, जो वाइब्रेशनल मोशन है वो 3n-5 रखा जाता है। और 3n-5 कब चलता है, जब मॉलिक्यूल लीनियर होता है, और नॉन लीनियर अगर होगा तो 3n-6 होगा। तो यहाँ पर इस फार्मूले को मैं अगले पेज पे, अरे सॉरी, इस फार्मूले को मैं अगले पेज पर लिख देता हूँ, अगले पेज पर लिख दूंगा तो मुझे लगता है कि ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, यहाँ बीच कुछ हो जाएगी, कोई फायदा नहीं निकलेगा। अगला पेज यूज कर लेता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ फार्मूला। फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ, यहाँ पर लिख देता हूँ टोटल जो वाइब्रेशनल फोर्स होंगे, तो यहाँ पर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम भैया कितनी हो जाएगी, फार्मूला मैंने अभी लिखा है, कितना होगा फार्मूला आपको पता है, 3n-5 हो जाएगा। और ये 3n-5 कब हो जाएगा, ये 3n-5 जब हो जाएगा जब मॉलिक्यूल कैसा होगा, मॉलिक्यूल होगा आपका, बताएंगे कौन बताएगा मॉलिक्यूल कैसा होगा। और यहाँ पर लिख देता हूँ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम,
डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है जब होगा, जब मॉलिक्यूल कैसा होगा, नॉन लीनियर होगा। माइक ऑन ना करिए, आप वैसे ही बताइए, ज्यादा बेटर रहेगा। माइक ऑन ना करिए, हाँ माइक ऑन ना करिए, वैसे ही बताइए, ठीक होगा। तो यहाँ पर जो -3 ये आ रहा है कि 3n-5 जो आ रहा है, ये हमेशा लीनियर के लिए आएगा, ये हमेशा लीनियर के लिए आएगा। और 3n-6 जो आएगा ये हमेशा नॉन लीनियर के लिए आएगा। नॉन लीनियर, ये बात सपना ने अभी पढ़ ली, इसीलिए सपना जल्दी जल्दी बोल रही हैं। वेरी गुड सपना, मेहनत बहुत करने लगी हैं, है ना। तो ये चलो अच्छी बात है, मेहनती बच्चे जो है सफल होते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन की है गोपी, वेरी गुड, नाइस। नॉन लीनियर लीनियर आपने पता कर दिया, दोनों का फार्मूला आपको पता है, निकाल सकते हो। अब सिंपल तरीका है, मैंने आपको बता दिया कि सिंपल, आप ज़्यादा देखिए, कुछ चीज़ें मेरी बात को बहुत कभी कभी मैं कुछ बोलता हूँ जो सब लोगों को पसंद नहीं होता है, लेकिन कुछ खास लोगों को जरूर पसंद होता है। देखिए कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाकर, सब चीज़ें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाकर पीएचडी नहीं करनी चाहिए। कुछ चीज़ें फार्मूला बेस हो तो फट से निकाल देना चाहिए, विद्वानता वहीं मानी जाती है। अब अगर इंटरव्यू में तुम घुसे और एग्जामिनेशन हॉल में बैठे, तुम्हारे पास क्वेश्चन आ गया कि नंबर ऑफ द वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इन वाटर मॉलिक्यूल, तो तुम पहले पूरी पीएचडी करोगे, उस पर रिसर्च करोगे, तो बताओगे कि नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम वाटर में जो है वो 3 आएगी। तब तक अगला बच्चा 5 क्वेश्चन कर जाएगा और तुम वहीं एक पे बैठे रहोगे और चिल्लाओगे कि मुझसे बड़ा विद्वान कोई नहीं, जिसने पेपर बनाया वो बेवकूफ है। मैं देखो पेपर मैंने कितनी गलतियां बता दी, तुम गलतियां ढूंढते रहोगे, वो पेपर सॉल्व करता रहेगा। अल्टीमेटली घर पे आके मोहल्ले में ये होगा कि लड़का पढ़ने वाला बहुत था, लेकिन सिलेक्शन बेचारे का पता नहीं काहे नहीं हो रहा है। वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि विद्वान ज्यादा है, और मोहल्ले में दूसरे भैया हैं, उनका लड़का 3 बार निकाल चुका है पीजीटी। बताइए, उसका छोटा भैया टीजीटी में है, बड़ा भैया पीजीटी में है, उसके चाचा का लड़का प्रोफेसर बन गया है। पूरी दुकानदारी बता देंगे वहीं पर। क्यों? क्योंकि वो छोटा वाला जो लड़के हैं वो टू द पॉइंट तीर चला रहे हैं, वो एकदम सटीक अर्जुन की तरह आंख पे निशाना मार रहा है, वो पूरी मछली मारने की जुगाड़ में है। तो कंपटीशन में बुद्धिमानी जरूरी है, लेकिन मौके पे जैसे चौका मार पाओ मार दो, वही होशियार बच्चा कहलाता है। तो ये बात मेरी गहराई से अपने दिमाग में बिठा लीजिए। घटनाएं आपने देखी होंगी, आप ही के मोहल्ले में, पड़ोस में, भाई में, बहनों में, रिश्तेदारी में, नातेदारी में, हर जगह कुछ ना कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कम होशियार होंगे लेकिन अच्छी नौकरी पे होंगे। कुछ लोग बहुत होशियार होंगे लेकिन घर पे अपनी घास छील रहे होंगे, छत पे गमले लगा रहे होंगे, सफाई कर रहे होंगे, और बहुत ज्यादा कुछ हो गया होगा तो किसी छोटे मोटे स्कूल में पढ़ा रहे होंगे, बस यही, इससे ज्यादा कुछ ना हो पा रहा होगा। तो ये सब चीजें चलती रहती। तो ये मैं सत्यता बोलता हूँ, जब सत्य बोलता हूँ तो कड़वा बहुत होता है, लोगों से बर्दाश्त नहीं होता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरी बात ये है कि अब हमने बोला था कि आपको कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। ये मैं आपको कैलकुलेशन के साथ में कुछ क्वेश्चन इसके भी करवाऊंगा, और ये मैंने पीडीएफ अपलोड कर दी है, ये पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी, इसको देखिएगा, ठीक है। अब हम लोग जरा कुछ क्वेश्चंस मैंने कराए थे, ये क्वेश्चन हमारे सामने है, आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन, इनको आप लोग देखिए एक एक करके। ये मैंने पहले आज थोड़े हल्के क्वेश्चंस कराऊंगा और कल थोड़े मजबूती के साथ क्वेश्चन कराऊंगा, तो इसलिए परेशान आपको होने की जरूरत नहीं कि सर क्वेश्चन मैंने किए हुए, कुछ लोगों ने इसमें से किए होंगे, ये भी मैं जान रहा हूँ। तो जरा क्वेश्चन नंबर 1 हमें बताइए कि आखिरकार क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। बताइए आंसर और समझाइए। जवाब आपसे चाहिए, बहुत सरल क्वेश्चन है आज की टीम पर। उसके बाद टफ क्वेश्चन की ऑनलाइन भी डालूंगा, टफ क्वेश्चन की ऑनलाइन, जो नहीं आएगा बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 बताइए, क्वेश्चन नंबर 1। जी, in the gas equation Pv is equal to nRT, the value of the universal gas constant जो है वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट मानी जाती है। देखिए जिन लोगों ने को क्वेश्चन आते हो या किए हो कभी भी, तो परेशान इतना जल्दी ना हो जाना कि आप पता लगा हमने दिखाया भी नहीं तब भी आंसर सॉल्व करके रख दिया, तो उससे थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। दूसरा है व्हेन एन आइडियल गैस अंडरगोज अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन। ये अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन का मीनिंग क्या होगा? इसके बाद नो कूलिंग टेक्स प्लेस बिकॉज द मॉलिक्यूल
सेकंड वाले का जवाब बहुत ही अच्छा है बहन, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है भैया, बहन जी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जरूर है। हाँ, तो ये बात ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और रक्षाबंधन पे हैप्पी बर्थडे होगा इसका जरूर। When an ideal gas undergoes unrestricted expansion, no cooling takes place। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि exert no attractive forces of the each other, सभी के लिए कोई अट्रैक्टिव फोर्स यानी absence of the attractive force कर दो, no attractive force कर दो, तो दूसरे का कोलाइड विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी, नहीं ये तो नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं, वो तो फिर इफेक्टिव कोलिजन हो जाएगा ना। वो कह रहा है कि व्हेन एन आइडियल गैस अंडरगोज अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन नो कूलिंग टेक्स प्लेस, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा ही नहीं होगा, इसीलिए बेचारे कूलिंग नहीं शो करे। कूलिंग तो तब शो करेंगे जब मॉलिक्यूल दूर भागने की कोशिश करते हैं, सेपरेट करने की कोशिश करते हैं, उसमें एनर्जी का लॉस और गेन होता है। यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है ना, अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होगा, आसानी से अलग हो जाएंगे, है ना। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। एक तो चीज ये जानिए, देखिए कभी कभी क्वेश्चन होता हल्का ही है, लगता है अरे यार ये हलवा है चाट जाएंगे, लेकिन कभी कभी हलवा भी में भी कभी दाने आ जाते हैं, मुंह चलाना पड़ जाता है। जूल थॉमसन कोफिशिएंट पीजीटी का पैट क्वेश्चन है, अनुस्वर की बात को लिख लो, कोई माइक अलाल नहीं दुनिया में रोक ले 2023 में क्वेश्चन को आने में। हम ऐसे ही बोलते हैं और ऐसे ही बोला करते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीमा जी बता देंगी कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या नहीं है। देखिएगा, तो जूल थॉमसन कोफिशिएंट, वेरी गुड, नाइस, यानी कि जो डेल एच, कभी कभी ये ऐसे भी डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी फॉर आइडियल गैस इज इक्वल टू 0, बिल्कुल 100% आपका जवाब सही है। इसे जूल थॉमसन इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन एक चीज आपको बता देना चाहूंगा यहाँ पर, कभी कभी ये ऐसे भी लिख के आया है पीजीटी में, जिनने पेपर दिए होंगे, जिनकी उम्र होगी पेपर दिए हुए, वो बता देंगे कि सर अनुसार आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये पेपर में यूपी पीजीटी में ऐसे भी आ चुका है। अगर आप मेरी बात पर विश्वास करते हो तो जरूर हाँ करेंगे, नहीं तो नकार देंगे, मुझे कोई समस्या नहीं होती है। मुझे ना तो खुशी मिलती है और ना ही दुख होता है, मुझे सीखने को मिलता है, बस एक ही बात है। फोर्थ क्वेश्चन पर आइएगा, गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर बिकॉज देयर मॉलिक्यूल, फोर्थ का गोपी ने आंसर डी बताया है। गोपी इतनी जल्दी ना करो कि क्वेश्चन गड़बड़ा जाए, इतनी जल्दी ना करो क्वेश्चन गड़बड़ा जाए। गैस डेविएट फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर बिकॉज देयर मॉलिक्यूल हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, क्योंकि जो आइडियल होगी उसमें तो मॉलिक्यूल में कुछ होता ही नहीं है, लेकिन जो रियल गैस होगी उसमें कुछ फोर्स होगा ना, तभी तो डेविएट होंगे, बिना उसके कैसे डेविएट हो जाएंगे। मैं आपको पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आंसर आपको रटा हो सकता है, मुझे रटा नहीं रहता, मेरे रटने की या मेरी मतलब याददाश्त बहुत कमजोर है, सबसे खास बात है याददाश्त मेरी बहुत कमजोर है, मैं रट नहीं पाता हूँ, मेरी सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जीवन का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वेंडर वॉल्स इक्वेशन एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ, वेंडर वॉल गैस इक्वेशन जो है वो किसका बिहेवियर, तो ये तो बिल्कुल घोड़ा गधा कोई भी होगा सबको ही बता देगा, ये रियल गैस को बताता है, ये सरल है क्वेश्चन। विच सेट ऑफ द कंडीशंस रिप्रेजेंट द इजी टू ल्यूकिफाई अ गैस, है ना, किसी भी गैस को ल्यूकिफाई करना है तो ल्यूकिफेक्शन जो है वो ईजियर हो जाना चाहिए, ईजियर वे लिखा हुआ है, ईजियर वे टू ल्यूकिफाई अ गैस, किसी भी गैस को ल्यूकिफाई करने का इजी तरीका क्या होता है, बताएंगे आप लोग, जल्दी से बताइए। स्पीड मेंटेन रखिए, अच्छा मुझे भी लगेगा, अगर आपको आते हैं तो रिवीजन और नहीं आते हैं तो करके बताइए। ए होगा, सबने जवाब दिया है, जितने लोग आज बैच पे हैं बड़ा अच्छी स्पीड आप शो कर रहे हैं, सीमा जी वेरी गुड, नाइस। So an ideal gas expands according to PV is equal to constant on expansion the temperature of the gas, गैस का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बहुत ही ये भी जूल थॉमसन का भैया लग रहा है। आइडियल गैस अगर लेकिन वर्ड यूज कर दिया है, आइडियल गैस
एक्सपेंड अकॉर्डिंग टू पीबी इज इक्वल टू आर मान लो ऑन एक्सपेंशन। अब आइडियल गैस है तो आइडियल गैस का मतलब है कि इसमें तो कुछ होगा ही नहीं संजय, आइडियल गैस में तो संजय कुछ होगा ही नहीं, तो इसका मतलब है विल रिमेन कांस्टेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जा रहा है सेवेंथ का, कि आइडियल गैस डू नॉट शो चेंज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग एक्सपेंशन, उसके टेम्परेचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए जनाब, अब हम लोग बात करते हैं इस वाली लाइन के क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा हमारा 8 वाट होगा, कौन सा होगा, हाँ 8 ही है। Which gas is hydrolyzed in the lungs to form HCl and ultimately lead to suffocation? कौन सी गैस जाएगी अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl गैस बना देगी, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बना देगी, अल्टीमेटली हमारी दम घुटन हो जाएगी और फिर हम भगवान को प्यारे हो जाएंगे। तो ये 8th वाला का जो जवाब है, पहले तो आप आंसर बताओ फिर इसका पूरा मतलब समझाओ हमें। 8 का डी बताया है स्वाति ने, उषा ने भी 8 का डी ही बताया है, उषा ने भी 8 का डी ही बताया, तो प्लीज थोड़ा सा इसे एक्सप्लेनेशन अगर आप कर दोगे तो और अच्छा रहेगा। ऑक्सीडेशन ऑफ, वेरी गुड, नाइस, यानी कि विच गैस इज हाइड्रोलाइज इन द लंग्स टू फॉर्म द HCl अल्टीमेटली, तो ये COCl2 होगी। अब ये आपने बता दिया लेकिन मैं इसका ऑपरेशन कर देता हूँ, इसे थोड़ा सा मॉइस्चर दे देता हूँ, फेफड़ों में मॉइस्चर ही मिलेगा इसे, और जैसे फेफड़ों में मॉइस्चर मिलेगा ये यहाँ से CO2 बना देगा, और जैसे ही CO2 बनाएगा साथ में 2 हाइड्रोजन क्लोराइड निकलेंगे और खट से ये गैस हमारी दम घोटना शुरू कर देगी। सपना ने क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन होगा, आपने लिखा है ऑक्सीडेशन होगा, मैंने लिखा हुआ है कि ये गैस जो है वो क्या करेगी, कन्वर्ट हो जाएगी HCl में बाय द कॉम्बिनेशन, ऑक्सीडेशन तो है ही बिल्कुल डेफिनेट है फॉस्जीन गैस का, लेकिन विद वाटर मॉलिक्यूल, यहीं से ऑक्सीजन मिल रहा है इसको। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर गंगा जल है, ध्यान दीजिए। नाइन्थ क्वेश्चन कह रहा है कि एवोगैड्रोज लॉ फाइंड एप्लीकेशंस इन द डिटर्मिनेशन ऑफ, एवोगैड्रोज लॉ अब बहुत इंपॉर्टेंट है, एवोगैड्रोज लॉ फाइंड द एप्लीकेशन इन द डिटर्मिनेशन ऑफ, बताइए क्या बताता है ये। नाइन्थ क्वेश्चन, मतलब मेरे साथ मेहनत करो भाई, मजा आएगा, मेरे साथ मेहनत करिए। जी, नाइन्थ वाला क्वेश्चन क्या है, नाइन्थ का आपने जवाब दिया है कि ये हमारे लिए एटॉमिसिटी भी बताता है, ये मॉलिकुलर वेट भी बताता है, यानी सब बताता है। जब 2 बताता है तो फिर सब बताता है, अनुसार ज्यादा फिर फालतू दिमाग नहीं लगाते हैं। एक लोगों ने कहा कि सर पढ़ तो लिया करिए, अरे यार दूसरा उसमें ऑप्शन ए और बी वाला है ही नहीं तो क्या पढ़ लूँ मैं फिर से। ठीक, देखिए कुछ चीजें अनुभव सिखाता है मुझे, कुछ चीजें मैंने अनुभव से सीखी हैं, और वो आप लोग कभी मतलब ऐसा नहीं कि बोले नहीं, एक लोग बोले यार तुम आपको आता ही नहीं होगा, कुछ लोग तो मुझे कमेंट भी मार देते हैं, बोले सर आपको तीसरा ऑप्शन आता ही नहीं होगा तभी आप बता रहे हो ऑल ऑफ द अबव होगा। अरे भैया अगर ये 2 सही जा रहे हैं मेरे लाल, तो फिर तीसरा इसमें ऑप्शन है नहीं कि बोथ ए एंड बी, तो मैं क्या करूँ, डी ही तो लगाऊंगा, या फिर वहां बैठ के इस पर रिसर्च करूँ, तो ये तो समझ मेरे पास टाइम है नहीं। अगर मेरे से रिसर्च करता तो आज वहीं बैठा होता जहाँ लोग कर रहे हैं रिसर्च, मैं यहाँ नहीं होता जहाँ हूँ, है ना। तो आप लोग भी मेरे माइंड से चलिए, सिलेक्शन 100% हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द आइडियल गैस लॉज द मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस इज गिवन बाई, मोलर वॉल्यूम किसके द्वारा दिया जाता है, 10th का बी बता रही बिल्कुल, यानी कि देखो पीवी इज इक्वल टू होता RT, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा RT अपॉन P हो जाएगा। Gay-Lussac's law of the gaseous volume is derived from
हेलो हेलो। हाँ पुष्पेंद्र बोलिए। हेलो। सॉरी। जी चलिए, थोड़ा सा बस बात करने लगा था। तो ये 11th वाला क्वेश्चन भी आपने बता दिया कि 11th का जवाब भी शायद सी दे दिया है और 12th का जवाब भी आपने बी दे दिया है। जरा पहुंच जाइए अपनी वापस में, थोड़ा सा एक फोन आ गया था, बात करने लगा था। तो 11th क्वेश्चन में भी पढ़ते जाइए कि गेलुसेक 11th क्वेश्चन ही कह रहा है गेलुसेक लॉ ऑफ द गैसेस वॉल्यूम डेराइव्ड हो रहा है, तो कहाँ से डेराइव हुआ है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। ऐसा क्वेश्चन भी आ चुका है कि ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, तो ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट है। 12 का नहीं आया तो मैं बताऊंगा नहीं आया, कोई बात नहीं। हम किस लिए है, पहले तो हमारे लिए देखिए कि हम किस लिए, हम तो इसीलिए बैठे ना, भगवान ने हमें बनाई इसीलिए कि हम आपकी समस्या का समाधान करें। देखिए सबसे पहले जो 12वां क्वेश्चन है, ये एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन, समझिए बात को ध्यान से। एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर, किस लिए टेक्निक यूज की जाती है। देखो डीमैग्नेटाइजेशन का मतलब होता है मॉलिक्यूल को सेपरेट करना, और जब मॉलिक्यूल सेपरेट किए जाएंगे तो फिर कूलिंग हो जाएगी। तो इसका मतलब हुआ कि हम यहाँ पर कूलिंग का मतलब कहाँ से निकालें, कूलिंग का मतलब हमें साफ दिखाई देगा कि प्रोडक्शन ऑफ द लो टेम्परेचर। अब आया समझ में, फिर समझिएगा। एडियाबेटिक, समझिए एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन इज अ टेक्निक, तो नाम बता रहा है डीमैग्नेटाइजेशन मतलब मॉलिक्यूल को सेपरेट करना। अब ये मॉलिक्यूल को जब सेपरेट करोगे तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, मतलब ये कूलिंग की बात करना चाहता है। और जब ये कूलिंग की बात करना चाहता है तो कूलिंग कहाँ दिखेगी, प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर। तो यानी कि टेम्परेचर कम हो जाएगा, यहीं पर हमें कूलिंग दिखाई देगी। ठीक है ना, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। प्रोडक्शन ऑफ हाई टेम्परेचर नहीं हो सकता है, कट है। एडियाबेटिक एक्सपेंशन भी नहीं होगा, नन ऑफ द अबव है नहीं। तो 12 का जवाब जो होगा वो आपका बी सही हो जाएगा, यानी कि 12 का बी। गुरुजी प्रेशर हाई होगा, गोपी गोपी प्रेशर इसमें ऑप्शन कहीं है, प्रेशर इसमें ऑप्शन है कहीं पर, नहीं है ना। तो फिर यहाँ क्यों जा रहे हो अभी। अब मैंने अभी आपसे अभी समझाया कि अगर क्वेश्चन में प्रेशर होता तब तो बात ही अलग थी। जब प्रेशर है ही नहीं तो फिर उस पर डिस्कशन क्या करना, जबरदस्ती ठोका पीटी करने का मतलब क्या है। हाँ अब बताओ गोपी क्या कह रहे हो। मैं तो आंसर दिया सर, लो प्रेशर एंड हाई, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर कहाँ ये लिखा होता है इसमें, कहाँ लिखा है। है। लिखा नहीं है बट होता है सर। नहीं नहीं, होने से नहीं चलेगा। अगर अगर मान लीजिए आपके झारखंड में आ जाए तो आप नीचे लिख दोगे कि होता है, ये ऑप्शन नहीं लगाओगे इसमें से। नहीं नहीं, इसमें मैं आंसर दिया सर, बी आंसर होगा, आपका क्वेश्चन का आंसर बी होगा। तो बट मैं, नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो। मैं अच्छा सर आंसर, बोलिए। मैं ये कहीं नहीं रहा हूँ आंसर गलत है सही है, मैं तो ये कह रहा हूँ आपने लिखा हुआ है कि प्रेशर हाई होगा, तो ये तो बात का डिस्कशन हो गया ना। इस समय तो क्वेश्चन पे रहिए ना कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस डीमैग्नेटाइजेशन का मतलब हाई प्रेशर नहीं होगा, डीमैग्नेटाइजेशन का मतलब है लो टेम्परेचर से है। अगर यहाँ पर अच्छा दिया सर होता, समझिए मेरी पूरी बात को, समझिए पहले मेरी, बोलिए। अगर दिया होता पेपर में, सपोज कर लेते हैं कि जब मॉलिक्यूल मैग्नेटाइज होंगे तो मॉलिक्यूल क्या करेंगे, पास पास आएंगे, तो प्रेशर हमारा लो हो जाएगा। अब दिया डीमैग्नेटाइजेशन होगा तो इसका मतलब मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी को छोड़ना शुरू करेंगे, जब छोड़ना शुरू करेंगे तो टेम्परेचर क्या गिर जाएगा। जब टेम्परेचर गिर जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो दीवार पे कोलाइड नहीं कर पाएंगे, और जब दीवार पे कोलाइड नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या हुआ, प्रेशर घटा बढ़ा। जब दीवार पे कोलाइड नहीं कर पाए प्रेशर घटा या बढ़ा, घट गया। घट गया। आपने क्या लिखा, हाई प्रेशर। अब आपको मैं बताऊं आपने कहा सोचा, मैं आपकी थिंक भी बताता हूं। देखिए क्या होता है कि अगर मैं इसके ऊपर पिस्टन लगाया होता, अगर मैं इसके ऊपर पिस्टन लगाया होता तो पिस्टन से मॉलिक्यूल को धीरे धीरे नीचे लाता, तब प्रेशर बढ़ता, तो वो क्वेश्चन अलग होता, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना, ये चीज ध्यान दीजिए थोड़ी। चलिए माइक ऑफ करिए।
अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, देखिए अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि इस तरीके के क्या है क्वेश्चंस पर विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा आप लोग, कि जो क्वेश्चन का है उससे अपने माइंड में डाउट ना बनाइए। डाउट बनेगा तो एक नया क्वेश्चन गलती होने के चांस बढ़ेंगे और कुछ नहीं होगा। बाकी आप पढ़ने वाले सब विद्वान हैं, अच्छी बात है, वेरी गुड। 13 पे आइएगा। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13 का जवाब बी भी दिया है, सपना ने भी बी दिया है। विच गैस व्हेन पास थ्रू द डाइल्यूट ब्लड विल इम्पार्ट द चेरी रेड कलर। कौन बनाता है बताइएगा, चेरी रेड कलर कौन बनाएगा? आपको पता है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन सुना है कभी आपने? सपना, लुबना, सपना, लुबना, इन लोगों ने जवाब दिया सीमा। बताओ, आपने कभी सुना है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कलर कैसा होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कलर होता है ठीक है ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, मतलब सेंस सही रहना चाहिए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो यहां पर लिख देता हूं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब यहाँ क्या होगा, जब कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। जब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हो जाएगा तो फिर गैस कौन सी होनी चाहिए? फिर गैस होनी चाहिए ये वाली, है ना। ऑक्सी हीमोग्लोबिन से किसमें चला जाएगा ये बताइए? हीमोग्लोबिन जो है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, CO2 नहीं CO। कार्बन मोनोऑक्साइड, तभी तो इंसान मर जा रहा है, नहीं तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो सूंघने से तो फिर मजा आना चाहिए था। चलिए छोड़िए, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन सुना है आपने, सुना भी होगा। उसके बाद 14 पे आ जाइए, 14 पे आइए। द टेम्परेचर एट विच द सेकेंड वाई, है ना, विरियल कोफिशियंट ऑफ द रियल गैस इज 0। बहुत इंपॉर्टेंट, लिख लो इसके ऊपर JHK लिख लो 2023, इंपॉर्टेंट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। 14th वाला बताइए, इसको एक टेम्परेचर से भी बोलते हैं, एक टेम्परेचर का नाम भी देते हैं। 14 का डी बताया है, वेरी गुड, 14 का डी बताया है आपने। तो विरियल इक्वेशन जो होती है, ये विरियल इक्वेशन हमेशा बॉइल्ड टेम्परेचर के लिए भी बोली जाती है, बॉइल्ड टेम्परेचर के लिए, ठीक है। हेलो पुष्पेंद्र बोलिए, हेलो। यूं ही यार माइक ऑन कर देते हो, बोलते नहीं हो, तरीका नहीं है। 14 पे आ जाइएगा। 14 वाले का आंसर डी ही होगा राजेश, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आपने दिया है। इसे हम लोग बॉइल्ड टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। फिर आपको बता देना चाहता हूं कि जो विरियल इक्वेशन होती है, ये विरियल इक्वेशन जो होती है पीबी इज इक्वल टू, मैं आपको बताया भी देता हूँ, पीबी इज इक्वल टू जो होती है, अब अगर हम आरटी मॉलिक्यूल के लिए रखते हैं तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ ए मॉलिक्यूल ले लिया, फिर आपने बी अपॉन बी ले लिया, फिर सी अपॉन सी ले लिया, एंड सो ऑन, जितने मॉलिक्यूल उनको डिवाइड करते चलिए। तो जिस टेम्परेचर पर, अब बॉइल्ड टेम्परेचर अगर आपसे कोई पूछता है तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे यहाँ पर ए लिया है, ए का मतलब क्या है, तो वही मैंने अभी आरटी बोला, तो वो आरटी आप रख सकते हो। अब यहाँ पर वी, अब कोई भी जो नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स गैसेस पार्टिकल है, बिहेवियर है गैसेस में 0, भाई वॉल्यूम क्या मान के चलिए, ना के बराबर होता है, ना के बराबर का मतलब 0 ही होता है। तो अब ओवरऑल तो यही हो गया ना कि पीबी इज इक्वल टू आरटी हो गया। लेकिन जिस टेम्परेचर पर कोई भी रियल गैस आइडियल जैसा बिहेव करने लगे, उसी को तो हम लोग बॉइल्ड टेम्परेचर के नाम से जानते हैं, जैसा कि मुझे याद आ रहा है, आप भी बता सकते हैं। 15वां क्वेश्चन बताइए, 16वां बताइए, बड़ा अच्छे क्वेश्चन है दोनों, बताइए, इजी क्वेश्चन है इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। 15-16 का जवाब दीजिए। 15 का डी दिया है और 16 का अभी सीमा ने नहीं जवाब दिया है, 15 का डी दिया है। ठीक है, दोनों वेरी करते हैं, सीमा आपकी बात से सहमत हूँ, 100% सहमत हूँ। गोपी ने भी बिल्कुल एग्जैक्ट जवाब दिया, 4th ही होगा, बिल्कुल सही। 16th बताइए, 16th बताइए।
16th का सी बताया है सब रेनू ने, सीमा ने 16th का बी बताया। सीमा आपका जवाब सही है, आप जो है बिल्कुल एग्जैक्ट दिया। रिएक्ट विद ईच अदर, देखिए गेलुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम इज एप्लीकेबल फॉर दोज गैसेस विच ऑन मिक्सिंग रिएक्ट टू ईच अदर या नॉन रिएक्ट टू ईच अदर। बताइए 16 का जवाब सीमा ने बी दिया है, रिएक्ट विद ईच अदर। भाई गेलुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग गैसेस तो ही है, गेलुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग गैसेस तो ही है, और जब कंबाइनिंग गैसेस है तो इसका मतलब है कि कंबाइन करेंगी तो रिएक्शन तो ही करेंगी, आपस में प्यार थोड़ा ना करेंगी। तो यहाँ लिख दो कि कंबाइनिंग गैसेस का जो वॉल्यूम है वो ध्यान देना पड़ेगा हमें। तो यहाँ लिख देता हूँ, जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, H2 + Cl2, एरो लगाइए 2HCl, ये बना है तो रिएक्शन तो हो ही रही ना, कहीं रिएक्शन तो हो ही रही है। चलिए वेरी गुड, नाइस, बहुत अच्छा लगता है आप लोग जो जवाब देते हैं, दिल मेरा खुश हो जाता है, बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूँ। और बाकी आप लोग, मुझे पता है कि जब अकेले बैठते होंगे तो इतना दमदारी से क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते होंगे जितना दमदारी से आज बैठ के मेरे साथ करते हैं। गोपी बताओ, ईमानदारी से करते हो नहीं करते हो? ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताना। चलो, द ल्यूकिफेक्शन बिहेवियर ऑफ द टेम्परेरी गैसेस लाइक छोटू अप्रोचेस दैट ऑफ द परमानेंट गैसेस लाइक N2, O2 एंड ETC आर एज वी गो। बताइए 17वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। The liquefaction behavior of temporary gases like CO2 approaches, CO2 है ना, approaches that of the permanent gases, क्या होना चाहिए? सपना पहले सॉल्व तो कर लो, पीडीएफ तो मैंने डाल दी है, पीडीएफ की चिंता बहुत रहती है सपना, दिमाग पूरा पीडीएफ में लगाए हो है। 17 का आंसर जो होगा वो आपका बी ही होगा। अब क्रिटिकल टेम्परेचर पर ही ये गैस लिक्विड में कन्वर्ट की जा सकती है 100%। ठीक है, इसके बाद 18 पे आ जाइए। 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18, कंसीडर एन आइडियल गैस, कंसीडर एन आइडियल गैस कंटेन्ड इन ए सिलेंडर, consider an ideal gas contained in a vessel if the intermolecular interaction suddenly begins to act, which of the following will happen? क्या हो जाएगा? अचानक हो जाएगा, मतलब तुम्हारे पास में कोई आइडियल गैस है एक वेसल में, है ना, और अचानक उनके बीच में, मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन शुरू हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा? 18, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बिल्कुल लाजवाब क्वेश्चन, मजा आ जाएगा। अपना रो नहीं, परेशान नहीं, पीडीएफ तो मैं दूंगा ही दूंगा, पीडीएफ में दूंगा, 100% दूंगा, रोना नहीं बेटा मेरे लाल। चलो ठीक है, चलिए 18 का बी हो जाएगा। तो 18 के का जवाब जो है फिर आपका बी दूं या ए दूं? पहले मुझे जो लग रहा है जवाब वो 18 का ए लग रहा है। गोपी आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, जैसा कि मैंने अभी आपसे डिस्कशन किया था। ठीक है, जैसा कि मैंने, बिल्कुल क्वेश्चन डाउट पैदा कर रहे हैं, कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। कंसीडर एन आइडियल गैस कंटेन इन ए वेसल इफ द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। अब ये बताओ कि मैंने भी बोला जब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन हो जाएगा, तो अभी मैंने समझाया था गोपी को, आप ध्यान दीजिए कि मॉलिक्यूल जब आपस में एक दूसरे से चिपक जाएंगे, है ना, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये दीवार पे प्रेशर पैदा करेंगे? नहीं करेंगे ना, तो प्रेशर घट जाएगा, सिंपल, प्रेशर घट जाएगा। है ना ट्विस्टिंग, मस्त ट्विस्टिंग है क्वेश्चन के अंदर, मजा जरूर आ रहा होगा। विच इज वैलिड एट एब्सोल्यूट जीरो? सीमा ईमानदारी से बताओ, क्वेश्चन अच्छे हैं थोड़ी, कभी कभी मुझे भी अपनी तारीफ सुनने में मजा आता है ना। बताओ भाई, सपना, शिवानी, गोपी, है ना, सीमा तो बहुत दिनों से पढ़ती हैं, हमसे पढ़ चुकी हैं बैचेस बहुत सारे, लुमना, राजेश जी, बताइए क्या क्वेश्चन ठीक नहीं है, अच्छे नहीं लग रहे हैं आपको? चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर धमाका होता है। अब ये 19 क्या कह रहा है कि विच इज वैलिड एट एब्सोल्यूट जीरो। तो ये केल्विन होता है, 0 केल्विन ही बोला जाता है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0 केल्विन, तो यहाँ पर 0 केल्विन लिख दूंगा। आंसर सेट कर लीजिए, तो 19 का फिर आंसर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, पता नहीं मुझे, भगवान जाने, मैंने लिख दिया है 0 केल्विन, तो यहाँ मिला लेता हूँ।
काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस बिकम 0 बट द मॉलिकुलर मोशन डज नॉट बिकम 0। ठीक है, ये नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बिकम 0 एंड द मॉलिक्यूल दोनों बिकम 0 हो जाना चाहिए, दोनों बिकम 0 हो जाना चाहिए। आंसर नहीं, स्वाति फर्स्ट नहीं आएगा, आंसर इसका आना चाहिए बी। विच इज वैलिड एट एब्सोल्यूट जीरो पर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाती है, और जब काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी तो मोशन भी 0 हो जाएगा भाई, मोशन भी 0। मोशन कैसे रह जाएगा, बट डज नॉट कहाँ आ जाएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए, मॉलिकुलर मोशन चलता रहे, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? तो आंसर बी लगाइए। रिमझिम, हे रिमझिम, यहाँ थोड़ी जी। इसके बाद 20 वाला आ जाइए, 20 वाला बताइएगा। इफ फॉर टू गैसेज ऑफ द मॉलिकुलर वेट, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी स्वाति जी, 19 का आपने बताया है बी, वो तो ठीक है, आंसर बी का बताइएगा। जरा पानी पी लूं बस थोड़ा सा, आज सर्दी जुकाम उकाम हो रहा है बहुत ज्यादा, आवाज बता रही होगी बदली थी मेरी। 20 वाले का जवाब आपने डी दिया, शिवानी ने डी दिया है, सपना ने बी दिया है, और सीमा ने भी बी दिया है, स्वाति ने भी बी दिया है, राजेश ने बी, उषा ने बी दिया है। तो ये बी जवाब जो है इसको कंफर्म कर लेते हैं। 20 का जवाब जो है पहले मैं कैलकुलेट करता हूं तब मजा आएगा, ऐसे नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए जो 20वां क्वेश्चन है इसमें कह रहा है इफ टू गैसेज ऑफ द मॉलिकुलर वेट MA दे रखा है, तो मैं ये कहता हूँ एक में गैस ले लेता हूँ, TA ले लेता हूँ, और तो यहाँ पर MB हो जाएगा इज इक्वल टू TB हो जाएगा, यहाँ MA हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि दोनों का रिलेशन क्या निकल के आएगा, निकल के आएगा TA अपॉन MA इज इक्वल टू हो जाएगा TB अपॉन MB हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों के रेसिप्रोकल चले गए तो ये निकल के आएंगे। फिर अगर मैं रूट मीन स्क्वायर आगे क्या कह रहा है, विच प्रॉपर्टी हैज द सेम मैग्नीट्यूड। अच्छा, दोनों के रेसिप्रोकल में कहा जाओगे, तो दोनों के रेसिप्रोकल में आपने देखा होगा VRMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाता है √3RT/m। तो ये TM आपको ये दिख रहा है, देखिए ये TM आपको ये दिख रहा है। इफ टू गैसेज ऑफ द मॉलिकुलर वेट MA एंड MB एंड टेम्परेचर TA, ये दोनों बराबर हो जाए, देन विच प्रॉपर्टी हैज द सेम मैग्नीट्यूड। इस प्रॉपर्टी में इस प्रॉपर्टी में वैल्यू बराबर आएंगे, मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू से है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, ट्विस्टिंग मजा दे रही बिल्कुल आज, जवाब नहीं क्वेश्चन का। 21 वाला क्वेश्चन देख, कॉपर सल्फेट एब्जॉर्ब, कॉपर सल्फेट क्या एब्जॉर्ब करेगा, कॉपर सल्फेट एब्जॉर्ब सभी से रिएक्शन कर लेगा, मुझे तो लगता है सभी से कर लेगा। अमोनिया से भी कर लेता है, कॉम्प्लेक्स बना लेगा, जब इससे भी कर लेगा, H2S से भी कर लेगा, कॉपर सल्फाइड बना लेगा, ये कॉपर फॉस्फाइड बना लेगा, मतलब ऑल वाले में लगा दूं तो यहाँ पर 20 का 21 वाले का फोर्थ। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड, नाइस। 22वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इस पे लिख लीजिए PGT एग्जाम्स, चाहे वो यूपी का हो चाहे वो झारखंड का हो। ठीक है, ये एग्जामिनेशन में आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी बताइए, 22 का आंसर बताइए। ट्वेंटी टू का जवाब दिया है डी। ठीक है राजेश जी, 22 का जवाब डी दिया है।
ये क्वेश्चन एक्चुअल में बहुत इसलिए अच्छा है कि हर तरीके से रिलेशन ये शो कर रहा है, और ये रिलेशन आपका मान लीजिए हर तरीके से वैलिड है। पूछो कैसे? ऑल आर द करेक्ट आंसर ही इसका सही है। शिवानी ने भी बिल्कुल सही बताया है, शिवानी ने भी बिल्कुल सही बताया है, ध्यान दो। चलो भाई बताएं, समझाएं, अगर आ रहा हो तो छोड़ दें। देखो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी अगर निकालनी है तो आपको पता होना चाहिए कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पी बी इज इक्वल टू होता है, पी बी इज इक्वल टू होता है 1/3 m n c या वी स्क्वायर, जो भी ले लो, वी स्क्वायर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है कि c इज इक्वल टू होता है, यानी कि वी आर एम एस इज इक्वल टू लिख लो, या c इज इक्वल टू जो भी आप लिखना चाहो, जैसा आपका मन करे। तो ये अंदर रूट में चला जाएगा, रूट अभी ऊपर लिखा है 3RT/m होता है, और RT PV के बराबर भी हो सकता है, तो अंडर रूट में 3PV/m भी हो जाएगा। आप जान लीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आ गया? चलिए बधाई हो आपको, आ गया तो चलिए इसके बाद आगे बढ़ लेते थोड़ा सा और। 23वां क्वेश्चन देखिए, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मत्था टेक लो इसके ऊपर, सिर झुका लो, है ना, प्यार कर लो, इसे आएगा। इस पे पीजीटी एग्जाम लिख लो, पीजीटी एग्जाम लिख लो। जितने क्वेश्चन दे रहा हूँ ढूंढ लेना, किताबों में ढूंढना पड़ेंगे आपको। जहां से ढूंढ करके लाता हूँ ना क्वेश्चन, बहुत मेहनत करता हूँ, अंदर की गहराइयों में घुसना पड़ता है मुझे, तब क्वेश्चन लाता हूँ मैं। ट्वेंटी थ्री का ए बता रही है शिवानी, 20 स्वाति दीक्षित भी बता रही है। देखिए 23 का जवाब अगर आपको देना पड़े तो लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट पर चले जाइए। जब आप लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट पर चले जाएंगे तो वेंडर वॉल के हिसाब से जो जवाब होना चाहिए वो 23rd वाले का मेरे हिसाब से पॉइंट नंबर 1 पढ़िए, पॉइंट नंबर 1 पढ़िए। कैसा पॉइंट है? इज द लिक्विफेक्शन फॉर द लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट, बिल्कुल सही बात है। स्टेट दैट अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ द रिड्यूस्ड प्रेशर, रिड्यूस्ड टेम्परेचर, ये भी लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट ही है। ठीक है, जब दोनों सही है तो प्रोवाइड बेटर रिजल्ट एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द टू लिक्विड, ये तो सही कर ही लो। अनुसर की फिर जय बोलो। जब अनुसर बताते हैं कि जब ऊपर के दो सही हो और नीचे का ऑप्शन अब बोथ ए एंड बी न दिया हो तो फिर अनुसर के अकॉर्डिंग क्या लगाना चाहिए? फिर तो डी ही लगाना चाहिए। सपना ने बात हमारी पकड़ ली। जब ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो और सी ऑप्शन में बोथ ना दिया हो तो फिर आंसर डी ही लगाना चाहिए। यही होता है, भले आए और या ना आए, लेकिन यहाँ तो आ भी रहा है कि अगर ये सब चीजें मिलेंगी लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट से ही हमें बॉइलिंग पॉइंट एग्जैक्ट मिलता है। बहुत ही धुआंधार क्वेश्चन, पूरी पीडीएफ मैंने लगा दी है। आज इसे रात में पूरी सॉल्व कर डालो, सोना तभी, वरना आंखें दर्द करेंगी तुम्हारी, मेरा श्राप है तुम्हें जल्दी से, है ना। पूरे क्वेश्चन लगा के तब सोना। 25 मैंने करा दिए हैं, 25 मैं कराए दे रहा हूँ। रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, इस पूरी पीडीएफ में कितने क्वेश्चन है? इस पूरी पीडीएफ में 68 क्वेश्चन है। 25 मैंने करा दिए, 25 सोने से पहले कर लेना, 25 सुबह उठने से पहले कर लेना, समझ रहे? रुकना समझिए, सुबह उठने से पहले और रात में सोने के बाद क्वेश्चन सॉल्व कर लेना तो इजी हो जाएगा। चलिए, द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ ए गैस इज लेस देन यूनिटी एट एसटीपी बिफोर, देयरफॉर। 24 वाला जवाब दीजिए, 24 वाला, 24 का जवाब दीजिए। द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ ए गैस इज लेस देन यूनिटी एट एसटीपी। तो एसटीपी लेस देन यूनिटी कब होगा? जब वॉल्यूम कम हो जाए। तो कम का मतलब क्या हुआ? बी ऑप्शन होना चाहिए। आप लोग भी चेक करते रहना, कहीं मैं गड़बड़ा जाऊं। ठीक है,
25वां और आखिरी क्वेश्चन करिए। द कंसेप्ट ऑफ द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द गैस वॉज गिवन बाई, ये आपको पता ही है कि साहब जो थे एंड्रयूज ने दिया था, मैंने आपको बताया भी था। ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अब बचे हुए क्वेश्चन आप करिएगा। और जो एरोमा टारगेट बैच है, जो लोग एरोमा टारगेट में हैं, सुन लीजिए अब मेरे प्रवचन को, जरा 2 मिनट। जो लोग एरोमा टारगेट बैच में हैं वो लोग टारगेट बैच को ज्वाइन करें, व्हाट्सएप ग्रुप। देखिए जिन लोगों ने एरोमा टारगेट बैच परचेज किया है वो लोग टारगेट बैच के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। और जिन लोगों ने झारखंड बैच लिया है, झारखंड स्पेशल बैच लिया हुआ है, तो वो लोग झारखंड स्पेशल बैच का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। उसी में ही क्वेश्चन जो नहीं आए उन्हें सेंड करें और उनके जवाब हम एक दूसरे के थ्रू देंगे या खुद देंगे। इज इट क्लियर? सपना सभी के सामने बोल रहा हूं, सभी के सामने बोल रहा हूं, जिनका सिलेक्शन हो जाएगा, जिनका सिलेक्शन होगा, या तो मुझसे पार्टी ले लेना, या तो पार्टी लेना जिस होटल में चाहना। ठीक है, पार्टी ठीक है हम देंगे, पार्टी हम देंगे, होटल आपके मन का होगा, होटल आपके मन का होगा, चाहे वो 5 हो और चाहे वो 3 हो, चाहे वो 2 हो, जिस स्टार पर आपका मन करे वो मैं तैयार हूँ। एक बात। दूसरी बात, देखिए अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा, कुछ दूंगा, मजा नहीं आएगा। लेकिन जब पार्टी होगी तो सब होंगे वहाँ, सब होंगे, अनुसार का खर्चा भी हचक के हो जाएगा। लेकिन मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, बशर्ते तुम सिलेक्शन के बाद मुझे याद रखना। तब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका सिलेक्शन होता है उसके बाद अनुसार को भूल जाते हैं। वो कहते हैं चलो कोई अगर उन्हें, ठीक है ना, चलिए ठीक, ओके, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट टू ऑल।